हेलो दोस्तों, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली के महान सम्राट किसके बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पिता की मृत्यु के बाद वो सत्ता खुद को संभालते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसका शासनकाल 1178 से लेकर के 1192 तक का है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1178 से लेकर के 1192 तक का इसका शासनकाल है। और दिल्ली साम्राज्य इतना था, इतना वहां पर मतलब सोने चांदी से भरा हुआ था, यानी कि संपत्ति का दिल्ली में कोई कमी ही नहीं था। धन संपत्ति बहुत ज्यादा हुआ करता, सोना चांदी हीरा जेवरात बहुत सारा चीज दिल्ली में भरा हुआ था, जिस कारण से बहुत सारे दुश्मनों का नजर उस पर गड़ा हुआ था कि कब हम दिल्ली को लूट ले और अपने साम्राज्य को अमीर बना दे। उसी प्रकार से एक और मुस्लिम शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, गजनी का सुल्तान हुआ करता था। इसका नजर हमेशा दिल्ली पर पड़ा हुआ रहता था कि कब मैं दिल्ली को लूट लूं और अपने गजनी को अमीर बना लूं। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति को बोलता है कि सेनापति, अगर दिल्ली के सारा संपत्ति और हमको मिल जाए तो बताओ गजनी कितना बड़ा अमीर रहेगा। तो मोहम्मद गौरी के सेनापति ने इसके समझाया, अरे भैया लालच क्यों कर रहे हैं, और जितना है उतना ही में रहो ना। आपको पता है कि दिल्ली के सम्राट कौन है? दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेना लोहा के चलने चबाने के जैसा होगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को उसको छोड़ दीजिए, हटाइए, क्या उधर से टक्कर लेने जाइएगा। मोहम्मद गौरी में लालची आदमी था, ससुरी मानने वाला नहीं था। ये जानता था कि जब मतलब वहां का सोना को लूट लेंगे तो हमारा तो राज अमीर हो ही जाएगा, गजनी अमीर बन जाएगा। अब इसका ताकत का भी पता चल जाएगा। किसने सोचा? मोहम्मद गौरी। यह सोचकर के कहा कि यह मतलब पृथ्वीराज चौहान को खबर मिला कि मोहम्मद गौरी है ना दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, तो ये भी राजपूत था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ये भी कहाँ पीछा दबने वाला था, ये खुद प्रतापी राजा होकर तक बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा करके रखा हुआ था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऐसे जो टक्कर लेने आता था उसको समझिए खेल खत्म। ठीक है, जैसे इसको पता चला कि मोहम्मद गौरी हमारे राज पर आक्रमण करने आ रहा है, ये भी आक्रमण करने के लिए तैयार है। आने दो ससुर के, फाड़ के धोती की बेलगा देंगे यहाँ से। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त के बाद में मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया इसने? पृथ्वीराज चौहान हरा दिया, और हराने के बाद बंदी बना करके ले चल गया कहाँ? अपने राज दरबार में पेश किया। राज दरबार में जब पृथ्वीराज चौहान पेश किया तो उसके बाद एक गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगे और कहा कि मैंने सुना था कि भारत को जो भी राजा हुआ करता है ना, वो जो अपने शत्रु से अगर माफी मांगते तो उसे माफ कर दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा से हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना था, अगर कोई भी शत्रु भी हमारा हो ना, अगर माफी मांगे तो मैंने उसे माफ कर देता हूँ। और हम क्या, भारत को जो भी राजा होगा, सारे राजा में यह गुण है कि जो मतलब दुश्मन को भी एक बार माफ जरूर करता है। ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति ने बोला, और राज कवि भी कहा जाता है जिसका नाम है चंद्रवरदाई। इसका दिमाग भी बहुत तेज था, बहुत बुद्धिमान था। ऐसे पृथ्वीराज में तो बहुत होशियार था, ये तो खुद महान शासक हुआ करता था। चंद्रवरदाई ने बोला कि महाराज दोस्त होने के नाते आपको सलाह दे। पृथ्वीराज चौहान बोला, हाँ हाँ बोला ना भाई, तू तो हमारा दोस्त रजे का, तो बात हम मानो। तो मोहम्मद गौरी कैसे कितने मार दीजिए, फांसी पर चढ़ा के लटका के एकदम हत्या कर दीजिए, नहीं तो इस ससुरी वाला लालची है, बार बार आकर आपसे आक्रमण करेगा और हमला करेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा जाने दो भाई, ठीक है तुम्हारे बात से हम सहमत है, एक बार दुश्मन है तो क्या हो गया, माफ कर देना चाहिए। फिर दोबारा वैसे आएगा तो बात मान का से मुंह पूछिए देंगे ससुरा के। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। अब मोहम्मद गौरी को जैसे ही माफ किया, लेकिन इसके मन में छल कपट चल रहा था। ठीक, क्या चल रहा था कि दिल्ली को संपत्ति को लूटना। ठीक है, देखिए इस जगह से एक मोटिवेट मिलता है यार कि कोई भी आदमी एक बार काम करे हार जाए, और कितना भी तगड़ा आदमी रहेगा ना, अगर 10 15 20 बार अगर उससे लड़ाई करेंगे ना, तो एक बार ना एक बार जरूर पटकाएगा वो आदमी। कतनो तगड़ा क्यों ना हो, कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक न एक बार जरूर पटका जाए, कितना भी कमजोर रहेगा उसे भी पटका जाना ही जाना है। उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया। इसका नतीजा ये हुआ, अब सोच करके देखो 16 बार जब माफ किया तब कितना भी शक्तिशाली पृथ्वीराज है तक एक बार मोहम्मद गौरी से नहीं पटकाएगा? अरे आराम से पटक सकता है, लेकिन इसे पटकने में किसका हाथ होता है? कहा जाता है ना कि घर के वेदी लंका है, ये वाला हाथ पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो था से महान शासक तो था ही, जानता था कि इससे तो कोई टक्कर ले नहीं सकता है।
अब उसी के कारण होता है कि मतलब इसी के राज्य का जो होने वाला था, ठीक है ना, कन्नौज के राजा, देखिए ध्यान रखिए आप, कन्नौज के राजा जिसका नाम था जयचंद, ये भी तो भारत में हुआ करता था, ठीक है ना, और संयोगिता जयचंद की बेटी थी। ध्यान रखिएगा, ये जैसे थोड़ा लव मैरिज चलता है, ठीक है ना। देखिए तो जयचंद कौन था, तो कन्नौज के राजा हुआ करता था, और इसके बेटी थी संयोगिता। अब संयोगिता के स्वयंवर की शुरुआत होने लगा, तो चलो इसको अब सियाना हो गई, बेचारी की शादी ब्याह कर दे रहे हैं। लेकिन संयोगिता ने अपने पिता को जयचंद को बोला, पापा हम तो जब शादी करबो तो कितना से करो मालूम है, दिल्ली के सम्राट केकरा, पृथ्वीराज चौहान से। तो ये है से पृथ्वीराज चौहान से बड़ा जलता था, बड़ा नफरत करता था, ठीक है। तो ये बोला से हम अपने दुश्मन से तो हर शादी करोगे, शांत से घर में तो उठा के फेंक दोगे जन से। तो जयचंद ने क्या किया, इसको शादी से मना कर दिया। लेकिन संयोगिता ने क्या किया, अपने सहेली को जो पति था ना, सहेली के पति, उसको हाथे लव लेटर लिख करके पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली भेजवा दिया। बोला जाकर के पृथ्वीराज चौहान को क्या कीजिए, दे दीजिए। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह लेटर मिला और पता चला कि संयोगिता हमारे प्यार में पगलाई हुई है, तो ये सोचा कि मैं जरूर पहुंचूंगा, बिना निमंत्रण को मैं पहुंचेंगे, लेकिन जरूर पहुंचेंगे। इसके बाद क्या होता है कि स्वयंवर का आरंभ होता है, कहाँ, कन्नौज में, जयचंद के राज दरबार में। उसके बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बहुत जलता था और बोला कि पृथ्वीराज चौहान को पुतला बनाकर गेट पर खड़ा कर दीजिए, ताकि लोग को ये पता चले जब मतलब से पृथ्वीराज चौहान इसका द्वारपाल है। ऐसे अब जयचंद ने क्या किया, उसको पुतला बनवा करके खड़ा कर दिया, कहाँ, गेट पर, ठीक है। और संयोगिता इंतजार कर रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जरूर आएगा। बहुत बड़े बड़े राजा राजकुमार सब आए, कहाँ, कन्नौज के सभा में भाग लेने, स्वयंवर में। उसके बाद संयोगिता को बरमाला दिया गया कि लो जाओ, जो दूल्हा तुमको पसंद है, किसी को गर्दन में माला डाल दो, उसके अपना लो। लेकिन एक बेचारी पृथ्वीराज चौहान के इंतजार कर रहे थे कि हमारा दूल्हा आए तो अपने माला पहनाए, ठीक है। और बेचारी बेचारा में बेचारी, ठीक है। अब माला लेकर के चारों तरफ से घूम रहे, घूमते 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 गया कहाँ, गेट के पास। और जब गेट के पास देखा तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला पड़ा था, ठीक। ये अब सोचे कि ये तो कथी है, पृथ्वीराज चौहान की पुतला है, तो मेरे पति के पुतला है, हम पहले से मन ही मन स्वीकार कर ले बारे, तो कहला ना हम पुतले के पहिरा दूं। अब बरमाला ले लगे, पृथ्वीराज चौहान को जो पुतला बना करके रखा था उसी को एक बार ऐसे करके डाल दिया, हो गया पुतला से, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही पुतला के गले में, पृथ्वीराज चौहान के पुतला के गले में बरमाला पहिराया, उसी समय हीरो की हो गया एंट्री घोड़ा पर सवार, तलवार लिए पृथ्वीराज चौहान राज दरबार में एंट्री कर गया। किसका, कन्नौज के राज दरबार में। और जयचंद ने बोला कि तुम फिर आ गया कुत्ते, ठीक ना। अब जानवे करते पहले के समय में ये सब गाली भी थोड़ा चलता था, इसमें कुछ थोड़ा बड़ा मतलब होता है ना, गुस्सा शांत करने के लिए लोग बोल लेता था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि संयोगिता ने क्या किया है, उसको पुतला को माला पहिरा दिया हुआ है, तो पृथ्वीराज ने कहा से अब तो हमारी पत्नी हो गई है, हमारे पुतला का फोटो के हमारा जब क्या करते हैं, जब मतलब बरमाला पढ़ाई तो तब हमारी हो गई, तो चलो हम इसे लेकर के चलते हैं। ये जयचंद ने बोला कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम्हारे घर में से हमारी बेइज्जती कर रहे इस राजा महाराजा के बीच में, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। पृथ्वीराज ने तलवार ऐसे निकालता है, किस राजा में ताकत है, जिसमें दम है वहां करके हमसे फरिया लो। संयोगिता मेरी पत्नी है और मैं पत्नी को लेकर के जा रहा हूँ, जिस राजा में मुझे रोक करके दिखा दे। किसी के पास उतना दम नहीं था, वहां पर हजारों राजा उपस्थित थे, किसी को औकात नहीं था कि पृथ्वीराज को रोक सके। और संयोगिता को वहां से लेकर के 9 2 11 ठीक है। जयचंद ने बेचारा क्या क्या मुंह तक तो ही रह गया, बेचारा के तो लाश शर्म के मारे बेटी अगर चल गई तो कथी करो बेचारा ना। अब उस प्रकार से मुंह लटका ले बैठा था, आई सोच रहा था कि अब ससुरी से क्या किया जाए, तो लेके भाग गए। इसको मन में भी छलकपट था कि एक उपाय है पृथ्वीराज चौहान के हराने का, तो पैसा न उपाय भाई होता है ना, कोई बिरादरान पिता सेनापति कौन सा उपाय, तो ऐसे मोहम्मद गौरी से संधि करेंगे, विचार करेंगे और हम दोनों मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे। इस प्रकार से जयचंद ने क्या किया, समझौता पत्र लिखा मोहम्मद गौरी को और भेज दिया। बोला मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं और दिल्ली पर आक्रमण करना चाहता हूं, दिल्ली पर आक्रमण करके सिर्फ हमको वहां के राज मुझे दे दीजिएगा, सारा संपत्ति तुम ले जाना। मोहम्मद गौरी तो इसी का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसे मिले तो अपना बात मजाक चखेबे करम पृथ्वीराज। अब देखिए कहा जाता है
कि पृथ्वीराज चौहान को हराना इतना मामूली नहीं था, लेकिन जब घर के ही लोग, जब अपने ही लोग अपना खिलाफ हो जाता है तो हार तो निश्चित है। उसी प्रकार से जयचंद मोहम्मद गौरी ने दोनों दोस्तों यहाँ का हाथ बढ़ा करके दिल्ली पर आक्रमण किया। जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो उस समय पृथ्वीराज चौहान को हार हो गया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को हार हुआ वैसे ही यहाँ के सारा संपत्ति को लूट करके मोहम्मद गौरी ने अपने राज भिजवा दिया। और जयचंद ने बोला कि सारा संपत्ति तो तू यहाँ से ले गया, लेकिन जो दिल्ली राज बचाओ कम से कम मुझे तो दे दो। तो मोहम्मद गौरी ने जवाब दिया, अरे तुम्हें राज मिलेगा, जरूर मिलेगा, तुम तो देश तो रही हो, जब तुम अपना देश का नहीं हो सका तो तुम मोहम्मद गौरी का क्या होगा, और तुम्हें राज के बदले तुम्हें मिलेगा सिर्फ मौत। ठीक है, सबक सिखाया किसको? जयचंद को। कौन? मोहम्मद गौरी। और देशद्रोही को इसका गला काट के बीच चौराहे पर टांग दो, ताकि लोग के पता चले कि देशद्रोही का नतीजा क्या होता है। मोहम्मद गौरी के सेना ने वही किया, इसको जयचंद को गला काट करके चौराहे पर बीच में टांग दिया और उस पर लिखवा दिया पोस्टर पर, यानी कि वहां पर जो पिलर था उस पर लिख करके टांग दिया कि देशद्रोही जयचंद। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने राज्य ले गया। राज्य ले गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर वही गर्व, वही गुस्सा देखने को मिला। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने देखा पृथ्वीराज चौहान के आंखों में गुस्सा है और आंखें चमक रहा है, मोहम्मद गौरी ने बोला, है पृथ्वीराज आंख नीचे करके बात कर मुझसे। पृथ्वीराज चौहान ने जवाब दिया, ये राजपूत का आंख है, राजपूत का आंख तभी बंद होता है जब उसका मौत होता है, ऐसे बंद नहीं होता है। तो उसके मोहम्मद गौरी ने इसे अपने सेनापति को बोला, ऐ सेना, जाकर इसको दोनों आंख में गर्म सरिया को डालकर इस आंख को फोड़ दो। अब उस प्रकार से वही हुआ। होना क्या था कि मोहम्मद गौरी ने इसको दोनों आंख में पृथ्वीराज चौहान के आंख को सरिया से भुकवा करके इसे अंधा कर दिया गया। उसके बाद इसे जेल में ले जाकर कैद कर दिया, बंद कर दिया। बंद किया तो यह पता चला चंद्रवरदाई कवि को। चंद्रवरदाई ने कहा कि मेरे दोस्त के साथ ऐसी दुर्दशा, मैं ऐसा बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। और चंद्रवरदाई ने अपने दोस्त के पास गया कनौज और वहां पर देखा मोहम्मद गौरी। उसके बाद पता चला कि चंद्रवरदाई इसका आया, तो इसे ही पकड़ कर कैद कर दिया गया और दोनों को एक ही जगह पर जेल में बंद कर दिया। जैसे ही बंद कर दिया गया, दोनों तो जेल में था। और कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय धीरे धीरे करते करते बीतते गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, एक खेल का आयोजन कर रहा था। धनुष विद्या का जो खेल होता है ना, मतलब से निशाना जो सही से लगाना था, वो निशाना वाला मतलब चेक कर रहा था किसके पास कितना दम है, कितना निशाना सटीक है, जो मतलब भेद कर सकता है। उसी का खेल का आयोजन हो रहा था। इस खेल का आयोजन को पता चला चंद्रवरदाई को, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि भैया यही तो एक मौका है मोहम्मद गौरी को मारने का। कौन सा मौका भाई? तो मोहम्मद गौरी ने एक खेल का आयोजन कर रहा है। आपको तो पता है कि आप धनुर्विद्या में बड़ा तेज है, आप तो कौन सी विद्या, शब्द वेदी बाण तो चलाने में माहिर है है, और इसी शब्द वेदी बाण का प्रयोग करके और मोहम्मद गौरी को मार दीजिए, यही अंतिम एक मौका है इससे बदला लेने का। पृथ्वीराज ने इसे जवाब दिया चंद्र कि अरे भाई, तू तो जानता है कि हमारे आंख न है, तो हम क्या इसको मारेंगे, बताओ। तो चंद्रवरदाई ने बताया कि घबराते कहलाए, हम है ना, हम सबको संभाल लेंगे, आप खाली तैयार होगी। अब मोहम्मद गौरी को जो दूत था इसके पास आया था, तो उसको अब खबर दिया कि जाओ अपने राजा को बोल दो, जब पृथ्वीराज चौहान मेरे राजा है तो ये भी इस खेल में भाग लेंगे। जैसे ही मोहम्मद गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान इस खेल में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके बाद उसको हंसी आया, जो जोर जोर से ठठाकर ऐसे जोर से हंसने लगा और बोला, सही अंधा आदमी, अरे अंधा आदमी तीर चलाएगा अंधा आदमी तीर चलाएगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि शब्द भेदी बाण इसको टक्कर का कोई संसार में है नहीं है। बोला चलो ठीक, मोहम्मद गौरी बोला ठीक है, जब वो भी इच्छा है तो उसको इच्छा को पूरा कर दिया जाए। बोला ठीक है, चंद्रवरदाई को बुला कर लाया जाए। अब पेश किया गया राज दरबार में। चंद्रवरदाई गौरी से बताया कि देख भाई, तू कहता है तो तुम्हारे राजा को तो हम बाण चलाने की अनुमति तो दे देंगे और खेल में भाग लेने के लिए कहिए देंगे, लेकिन एक बात समझो, और निशाना चुप हुआ तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान से ना, तो अपना साथ साथ तोरो स्वाहा कर देंगे। चंद्रवरदाई बोला ठीक है, अगर निशाना चुका तो तुम मुझे भी मार देना और भाग। अब क्या होता है कि अब खेल का आयोजन हुआ। जैसे ही खेल का आयोजन हुआ तब तक जेल में ये दोनों ने बैठ करके मीटिंग कर लिया था
कि हम कविता बोलेंगे और कविता के माध्यम से आप अर्थ को समझिएगा। कहाँ पर मोहम्मद गौरी खड़ा है मैं उसका जवाब उस कविता को अर्थ में ही छुपा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक दोहा बोला, जिस दोहा में क्या था, एक अर्थ छुपा हुआ था और उसी अर्थ के माध्यम से पृथ्वीराज बाण चलाएगा मोहम्मद गौरी के ऊपर। वो निशाना उस पर नहीं मारेगा जहां पर मारना था, और मारेगा किसके ऊपर, मोहम्मद गौरी के ऊपर। खेल का आयोजन हुआ, सारे को यहाँ पर आया, और जब सब यहाँ पर सारे लोग बहुत सारे चारों ओर से एकत्रित होकर खेल को देखने लगे कि चलिए भाई, अंधा आदमी है, अंधा भाई तीर चलाएगा तो उसको तीर पर अंदाजा देख लेते हैं कैसन चलाता है, कथी है ना है, चंद्र दोनों को तो मार के फेंकिए देगा वो। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए इस खेल में, आयोजन में। जैसे ही खेल का आयोजन हुआ, धनुष बाण दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और चंद्रवरदाई ने बोला कि मेरा राजा तभी बाण चला सकता है, ठीक है, जब तुम 3 बार इसे अनुमति दोगे। कितने बार? 3 बार अनुमति दोगे। मोहम्मद गौरी ने बोला पृथ्वीराज बाण चलाओ, पृथ्वीराज बाण चलाओ, पृथ्वीराज बाण चलाओ। 3 बार आवाज मिलते गुंजा किसको? पृथ्वीराज चौहान को। चंद्रवरदाई ने उस समय मतलब दोहा कहा, कविता कहा, कविता की कुछ लाइनें बोला, वो लाइन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हे पृथ्वीराज कमानवान, कहते हैं पृथ्वीराज के, हे पृथ्वीराज कमानवान, मतलब बाण को संभालो। ठीक है, अंतिम अवसर है यही अंतिम अवसर है इसको मारने का। ये दोनों तो भाई दोस्त तो ऐसा थोड़े जो कविता का समझता है, अच्छा से समझता है। ठीक है ना, तो अंतिम अवसर है यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर, एक ही बाण आपको चलाना है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और मत चूक के चौहान, और एक ही बाण है, दोबारा आपको चलाना नहीं, एक ही बाण से ऐसा निशाना लगाना है जो मोहम्मद गौरी को सीना में जा करके लग जाए। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज भाई, इसका ऊंचाई बता रहे हैं कितना ऊंचा वो खड़ा है। तो 4 कभी बोलते हैं कि 4 बांस ना, तो 4 बांस के इतना कितना है ऊपर, उसके बाद 24 गज, 4 बांस के बाद जब 24 गज नापा जाएगा तो उससे ऊपर मिलेगा। अंगुल अष्ट परमाण, मतलब 8 जो अंगुली इस तरह से होता है ना, इसके अंगुली के परमाण है, उसी के ऊपर मोहम्मद गौरी कौन है? खड़ा है। अब इसको पता चल गया कि कितना कितना बड़ा बाण चलावे के है। ठीक है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, उसी के ऊपर सुल्तान है, चौहान कभी मत चूके। यह जैसे ही कविता का चौपाई सुनते हैं, लाइन सुनते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाल कर मारा, एक के लगा पृथ्वी मोहम्मद गौरी को सीना में। मोहम्मद गौरी बेचारा का हुआ, मर गया, खत्म। ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरा सोचा सपना पूरा हो गया, और यही मैं चाहता था, मैं यही लक्ष्य का इंतजार कर रहा था इसी दिन का, चलो मेरे जीने से क्या फायदा, मर जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने उसी समय चाकू निकाला, अपने पेट में मार लिया, और उसी समय खत्म हो गया। तो भैया ये था पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी। ठीक है, और अच्छा लगे, हम तो भाई गांव देहात के एक छोटा सा टीचर है, जरा आपको अगर अच्छा लगे इस तरह से, अगर चाहते हैं कि इस तरह से पढ़े और कहानी की तरह समझे, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और सारा वीडियो के लिए मोटिवेट हो। तो चलिए धन्यवाद, और कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।